आज हम बात करने वाले हैं मानव के पाचन तंत्र की। पाचन तंत्र मुख्य रूप से 3 चीजों पर टिका है: पाचक अंग, पाचक ग्रंथियां और पाचन क्रिया। ये तीनों मिलकर मनुष्य में पाचन तंत्र को संपूर्ण करते हैं। तो आइए पहले हम इसके डायग्राम पर बात करें। तो मानव का पाचन तंत्र का डायग्राम कुछ इस प्रकार हम बनाएंगे। ये एक संरचना नलिकाकार बनी, उसके बाद एक जे आकार की संरचना जो होती है इसे हम आमाशय कहते हैं, और यही नलिका आगे एक यू आकार में खुलती है। इसके बाद ये बड़ी आंत हम बना रहे हैं। तो ये बनकर तैयार होता है हमारा मानव का पाचन तंत्र का डायग्राम। इस डायग्राम के पश्चात हम बात करेंगे पाचक अंगों की। तो हम अगर शुरुआत से देखें तो ये जो नलिका यहाँ से शुरू हो रही है, इस तंत्र को हम आहार नाल भी कहते हैं, एलिमेंट्री कैनाल। तो नाल बनाने का तात्पर्य यह है कि ये मुख गुहा से जब शुरू होती है तो यहाँ से गुजरती हुई इस पूरे उलझे हुए आकार में भोजन घूमता है, फिर यहाँ से होता हुआ अपशिष्ट के रूप में बाहर निकाल दिया जाता है। इसलिए इसे हम आहार नाल भी कहते हैं। ये पूरी एक नलिका का आकार बनाती है। इस पूरी नलिका को मुख गुहा से गुदा तक अगर हम लंबाई की बात करें तो ये कम से कम 9 मीटर लंबी होती है। जी हाँ, 9 मीटर। अब सबसे पहले हम बात कर लें तो ये जो जगह है इसे हम मुख गुहा कहते हैं। हमारा जो मुंह होता है उस मुंह के अंदर भोजन को ग्रहण किया जाता है। यहाँ पर दांत होते हैं जो उसे चबा चबा कर छोटा करते हैं। उसके साथ में एक जिह्वा या जीभ टंग होती है जो भोजन को उलट पुलट कर चबाने में मदद करती है। यहाँ से भोजन जब चबा लिया जाता है तो वह आगे बढ़ता है इस नलिका से। ये एक नलिका होती है, इस नलिका को हम ग्रसिका कहते हैं। यहाँ पर भोजन का कोई पाचन नहीं होता है, किंतु यहाँ से भोजन एक विशेष गति के कारण, जिसे हम क्रमानुकुंचन गति भी कहते हैं, इसोफेगस के द्वारा या ग्रसिका के द्वारा भोजन नीचे की ओर आमाशय की ओर बढ़ता है। आमाशय एक ज्याकार की आकृति का अंग होता है। इस आमाशय में भोजन सबसे ज्यादा समय गुजारता है। यहाँ से भोजन इस यू आकार की, जो हम देख रहे हैं इस प्रकार से यू आकार की एक नलिका है जिसको हम डियोडिनम या ग्रहणी कहते हैं। इसी जगह से छोटी आंत की शुरुआत होती है। यहाँ से भोजन गुजरता है, इस पूरी नलिका में से वो गुजरकर आगे की ओर बढ़ता है। अब इस नलिका को हम कहते हैं छोटी आंत, लेकिन इस छोटी आंत की जो लंबाई है उसकी हम बात करें तो ये लगभग 6 मीटर लंबी नलिका है। 6 मीटर लंबी नलिका से भोजन गुजरकर फिर इस बड़ी आंत में आता है, और बड़ी आंत से वो भोजन का अपशिष्ट पहुंचता है और यहीं से गुदा द्वारा उसको बाहर कर दिया जाता है। पाचक अंगों के बाद हम बात करेंगे पाचक ग्रंथियों की। ये सहायक होती हैं। पाचक ग्रंथियां भोजन को पचाने में मदद करते हैं। मुख गुहा में ग्रंथियां, जिसे हम लार ग्रंथियां कहते हैं, ये लार ग्रंथियां मुख गुहा में फैली हुई होती है। 3 जोड़ी ग्रंथियां यहाँ पर पाई जाती है, जो हम बार बार हमारे मुंह को यदि हम देखते हैं तो वो मुंह के अंदर गीलापन महसूस होता है। कुछ तरल पदार्थ हमेशा मुंह के अंदर यहाँ पर स्त्रावित होता रहता है, जिसको हम सलाइवा कहते हैं। तो ये ग्रंथियां भोजन को जब मुख में ग्रहण किया जाता है तो भोजन को गीला करने में मदद करती है, और यहीं पर कुछ मात्रा में भोजन का आंशिक पाचन होता है, जिसमें हम भोजन के अंदर कार्बोहाइड्रेट यदि ग्रहण करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च को ये आंशिक रूप से पचाता है, और वही जब पचित हो जाता है तो उसको हम मीठा मीठा महसूस करते हैं। ये स्टार्च को सुक्रोज में बदलता है। उसके बाद में यहाँ पर कोई पाचन क्रिया नहीं होती है, इसलिए कोई ग्रंथियां यहाँ पर मौजूद नहीं होती है। अगली जो ग्रंथियां पाई जाती है वो पाई जाती है आमाशय की दीवारों पर। आमाशय की भीतरी दीवारों पर जठर ग्रंथियां पाई जाती है। आमाशय की भीतरी दीवारों से जठर रस स्रावित होता है।
अगली जो ग्रंथि है वो अग्नाशय ग्रंथि है। ये ग्रंथि डियोडिनम में खुलती है, ये इनके बीच में पत्तीनुमा आकृति होती है। और अग्नाशय का जो मुख्य कार्य होता है भोजन में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट या शर्करा का रक्त के अंदर नियंत्रण करना। ये इंसुलिन नामक हार्मोन का स्त्रावन करती है। उसके बाद में यहीं पर नजदीक पाई जाती है यकृत ग्रंथि। यकृत ग्रंथि पित्त रस का स्त्रावन करती है, जो कुछ समय के लिए पित्ताशय में आकर रुकता है। गाल ब्लैडर इसको कहा जाता है। और यहीं से ये रस भी डियोडिनम या ग्रहणी में आकर स्त्रावित होता है। तो मुख्य रूप से 4 प्रकार की ग्रंथियां हमारे मानव पाचन तंत्र में पाचन क्रिया के अंदर सहायता करती है। अब हम बात करें पाचन की क्रिया की, तो पाचन क्रिया मुख्य रूप से 5 चरणों में पूरी होती है। शुरुआत मुख गुहा में होता है, तो यहीं पर पाचन क्रिया को हम अंतर्ग्रहण कहते हैं, जहां पर भोजन को मुख गुहा से ग्रहण किया जाता है। दूसरा जो चरण है उसे हम पाचन कहते हैं। तो पाचन यहां से शुरू होकर यहां तक होता है। इतने हिस्से में इस जगह से होता हुआ पाचन का जो मुख्य कार्य पाचन का है, पाचन क्रिया यहीं पर संपन्न होती है, अमाशय में और छोटी आंत के इस ग्रहणी वाले हिस्से में, जहां पर ये पाचक ग्रंथियां इसमें पाचक रस स्त्रावित कर रही है। तो पाचन क्रिया। और तीसरी क्रिया होती है अवशोषण। अवशोषण यहां से पूरे इस नलिका से यहां से होता हुआ यहां तक होता है। छोटी आंत में भी अवशोषण होता है, बड़ी आंत में भी अवशोषण होता है। बड़ी आंत में पानी का अवशोषण होता है और छोटी आंत में पोषक पदार्थों का अवशोषण होता है। उसके बाद में स्वांगीकरण एक प्रक्रिया होती है। पचित भाग जब रक्त में पहुंच जाते हैं और कोशिकाओं तक उसको पहुंचा दिया जाता है, इस क्रिया को हम स्वांगीकरण कहते हैं। और अंत में होती है जो मलाशय के बाद गुदा के द्वारा अपशिष्टों को त्यागा जाता है, उस क्रिया को कहा जाता है बहिक्षेपण, जब हम अपशिष्टों को शरीर से बाहर करते हैं। तो 5 चरणों में पाचन की क्रिया संपूर्ण होती है। अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और बहिक्षेपण। तो ये 5 चरण होते हैं पाचन की क्रिया की। पाचन तंत्र को अगर हम संक्षिप्त रूप में समझें तो आपको ये फ्लो चार्ट जरूर याद होना चाहिए बच्चों। पाचन तंत्र में पाचक अंग, जिसमें मुख, गुहा, ग्रसिका, अमाशय और आंत 4 मुख्य अंग होते हैं। इनकी सहायता करती है पाचन ग्रंथियां, लार ग्रंथि, जठर ग्रंथि, यकृत ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि। और इन दोनों के अंदर ये 5 क्रियाओं संपूर्ण होती है। तो हम देखें पाचक और पाचक ग्रंथियां और पाचन क्रिया कैसे आपस में सम्मिलित है। मुख गुहा में पाई जाती है लार ग्रंथियां और यहीं पे होता है अंतर्ग्रहण। तो आप इसे इस प्रकार से याद रखें कि मुख गुहा में लार ग्रंथि और पाचन क्रिया अंतर्ग्रहण। ग्रसिका में किसी प्रकार का पाचन नहीं होता है, ये केवल भोजन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में मदद कर रही है। उसके बाद आता है अमाशय। अमाशय में पाई जाती है जठर ग्रंथि और यहीं पे होता है पाचन। आंत में भी पाई जाती है कुछ ग्रंथियां, यकृत और अग्नाशय आंत में खुलती है, यहीं पर होता है पाचन। उसके बाद आंत के अंदर होता है अवशोषण का कार्य। तो आंत में अवशोषण के पश्चात स्वांगीकरण की एक क्रिया होती है, जिसमें पचित भोजन को, जो पोषक तत्व छोटे छोटे हिस्सों में बट चुके थे, उनको कोशिकाओं तक पहुंचाया जाता है। उसके बाद आता है बहिक्षेपण। अपशिष्ट पदार्थ, जो अपचित पदार्थ होता है, उसको शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। इस क्रिया को बहिक्षेपण कहते हैं। पाचन क्रिया के अंतर्गत जो पाचक ग्रंथियां हैं वो कौन कौन से एंजाइम और हार्मोन्स का स्त्रावन कर रही है। तो मुख गुहा में जो लार ग्रंथियां पाई जाती है वो लार एमाइलेज एंजाइम का स्त्रावन करती है। लार एमाइलेज एंजाइम कार्बोहाइड्रेट जो स्टार्च है उसका आंशिक पाचन करता है। यहीं पर भोजन थोड़ा बहुत पच जाता है, यानी कार्बोहाइड्रेट के थोड़े थोड़े छोटे छोटे टुकड़े यहाँ पर हमारी भाषा में कहें तो हो जाते हैं। अगली जो पाचन क्रिया होती है वो होती है अमाशय। तो अमाशय के अंदर पाई जाती है जठर ग्रंथियां। ये जठर ग्रंथियां सबसे ज्यादा भोजन का पाचन करती हैं। इसमें पाया जाता है HCl, म्यूसिन या म्यूकस, जठर, लाइपेज और पेप्सिन। इसके अलावा भी इसमें बहुत सारे
एंजाइम स्रावित होते हैं। मुख्य रूप से हम इन 4 की बात करें तो जो अमाशय होता है उसकी आकृति कुछ इस प्रकार की होती है। इसकी दीवारों से ये सभी प्रकार के एंजाइम स्रावित होते हैं। अब हम यहां पर देख रहे हैं कि HCl तो एक अम्ल है जो बहुत प्रबल अम्ल होता है। तो हम यहां अगर बात करें कि HCl की पाचन तंत्र में क्या आवश्यकता है, तो HCl जब भोजन के साथ में आए हुए कुछ जीवाणु होते हैं, बैक्टीरिया और कुछ अन्य सूक्ष्म जीव भी हो सकते हैं, उनको ये नष्ट कर देता है। उसके अलावा भोजन को सड़ने से बचाता है। ऐसे कई सारे काम HCl के यहाँ पर होते हैं। लेकिन अमाशय को HCl से भी बचाव करना है, इसलिए उसमें म्यूकस नाम का एक एंजाइम पाया जाता है जो इसकी दीवारों को, अमाशय की दीवारों को HCl से बचाव के लिए इसके चारों ओर फैल जाता है, जिससे HCl इस अमाशय की अंदरूनी सतह को नुकसान नहीं पहुंचा पाता है। उसके बाद जटर लाइपेज। जटर लाइपेज जो होता है वो वसा को, जो भोजन में हम चिकने पदार्थ खाते हैं जैसे घी, तेल, इस प्रकार के वसा युक्त भोज्य पदार्थों को पाचन करने में सहायता करता है। तो ये जटर लाइपेज वसा को वसीय अम्ल में बदल देता है। उसके बाद पेप्सिन। जो पेप्सिन होता है ये प्रोटीन को पचाने में सहायता करता है। प्रोटीन को पेप्सिन छोटे छोटे पेप्टोन में बदल देता है। इस प्रकार से ये मुख्य जठर ग्रंथि में पाए जाने वाले एंजाइम्स होते हैं। अब इनको ये छोटे रूप करने की आवश्यकता क्यों है, उस पर हम बात करें तो पाचन का अगर हम अर्थ निकालें तो पाचन का अर्थ है जटिल अणुओं को सरल अणुओं में बदलना। मान लीजिए एक बड़ा अणु है तो ये पाचक एंजाइम इन्हें इसे छोटे छोटे हिस्सों में बदल देगा। इन छोटे हिस्सों की आवश्यकता क्यों है, क्योंकि अगला जो चरण है वो अवशोषण का है। तो अवशोषण होता है आंत में। आंत की भीतरी दीवारों पर ऐसे उंगली जैसे छोटे छोटे प्रवर्ध पाए जाते हैं। ये अवशोषण स्तर को बढ़ाते हैं। अवशोषण का तात्पर्य है कि ये जो छोटे छोटे हिस्से इन्होंने किए हैं पाचन तंत्र के अंतर्गत पाचन क्रिया में, ये छोटे हिस्से इनकी भीतरी सतहों से, ये उंगली जैसी संरचना जो होती है, इनके अंदरूनी हिस्सों पर पाई जाती है रक्त की नलिकाएं, रक्त नलिका। तो ये पाचक स्तर में जब यहां पर से पेप्टोन गुजरेगा या वसीय अम्ल गुजरेंगे या कार्बोहाइड्रेट C6H12 गुजरेगा, तो ये इनकी दीवारों से रिस कर रक्त में पहुंच जाएंगे। इस प्रकार से इनको इतना छोटा होना जरूरी है। तो बड़े जटिल अणु पाचन क्रिया में छोटे जटिल अणु सरल अणुओं में बदल जाते हैं। इस क्रिया को हम पाचन क्रिया कहते हैं। इस प्रकार अगला जो पाचन होता है वो आंत में, तो छोटी आंत में पाई जाती है यकृत ग्रंथियां। यकृत ग्रंथि जो है पित्त रस का स्त्राव करती है, क्योंकि अब भोजन HCl का अम्लीय माध्यम से होकर गुजरा है, तो पित्त रस अम्लीय माध्यम को कम करके क्षारीय माध्यम में बदलता है या उसकी अम्लता को कम करता है। उसके अलावा यकृत के द्वारा जो स्त्रावित होता है पित्त रस। उसके बाद होती है अग्नाशय। ये स्त्रावित करती है इंसुलिन हार्मोन, जो रक्त में उपस्थित शर्करा या ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रण करने का कार्य करती है। यदि ये इंसुलिन की मात्रा अनियमित हो जाए तो मधुमेह, डायबिटीज की बीमारी होने का खतरा हो जाता है। इस प्रकार से पाचन तंत्र की पूरी प्रक्रिया पूरी होती है। अपशिष्ट जो बच जाता है, जो अपचित पदार्थ होता है, उसको हम मल कहते हैं, जो मलाशय में इकट्ठा होता है और समय के हिसाब से वो वहां से बाहर अपशिष्ट के रूप में कर दिया जाता है। तो ये होती है पूरी पाचन क्रिया। धन्यवाद।